हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन केस कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी के बारे में आपने हमने सभी ने बहुत सुना है और देखा भी है इनफैक्ट, लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी को पूरी तरह से वर्कआउट किस तरह से किया गया, इस पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी किस तरह से डेवलप हुई, उसमें किन कंपनीज ने रोल प्ले किया, उसमें आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। केस कंस्ट्रक्शन के एमडी मिस्टर शलभ चतुर्वेदी। ही इज एमडी फॉर नॉट ओनली फॉर इंडिया, ही इज एमडी फॉर द सार्क रीजन आल्सो। मैं उनके बारे में बता दूं, ही इज ए मैकेनिकल इंजीनियर एंड एमबीए, हैज ओवर 15 years of experience in construction industry. He has worked with L&T also. शलभ सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच। शलभ सर, पहले मैं यही जानना चाहता हूं कि सर, आपकी कंपनी इंडियन मार्केट में आज से करीब 30 साल पहले एंट्री कर चुकी थी और उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी चीन की इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी की तरह ही ग्रो करती हुई दिखाई देगी और इंडिया एशिया में एक इमर्जिंग स्टार की तरह उभरेगा। आपकी कंपनी इस पूरी जर्नी में किस तरह से इंडियन पूरी जर्नी को प्ले आउट करती हुई दिखाई दी, सर उसके बारे में बताएं। हम लोगों ने इंडिया में स्टार्ट किया था 1989 में L&T के साथ मिलके। एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट था जहाँ पे CNH केस कंस्ट्रक्शन L&T को टेक्नोलॉजी दे रहा था प्रोडक्ट्स के लिए, और L&T उसके लिए मैन्युफैक्चर करता था और बेचता था। इन एक जगह है पीथमपुर, इंदौर के पास, जहाँ पे प्लांट लगा और वहाँ से ऑल इंडिया मशीनें बिकना शुरू हुई। मशीनें जो थी मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए थी, जैसा कि आपने बताया विवेक, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए और जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए। और उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह से इंडिया की स्टोरी आगे बढ़ेगी, इतनी तरक्की होगी। और 2009 के आसपास, 1999 के आसपास L&T और केस ने सोचा कि अभी इसको, क्योंकि इंडिया में ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही है, इसको और कैप्चर करने का टाइम है और इसमें पार्टिसिपेट करने का टाइम है। तो 1999 में एक जॉइंट वेंचर बना L&T केस के नाम से, और ये जॉइंट वेंचर 12 साल तक चला, 2011 तक। और 2011 के बाद वो एक स्वीट मोमेंट था जब इंडिया का लोडर बैकहो मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा लोडर बैकहो मार्केट बन गया था 2011 में। और ये वो समय था जब इंडिया रियली अपना जो एक स्लो ग्रोथ था उससे आगे बढ़ रहा था और आगे काफी तेजी से बढ़ रहा था। इसके लिए केस ने डिसाइड किया, केस न्यू हॉलैंड ने डिसाइड किया कि अब टाइम आ गया है कि हम पूरी तरीके से इंडियन मार्केट को कमिट करें। एंड 2011 में हम लोगों ने L&T केस जॉइंट वेंचर को खरीद लिया और कंपनी 2011 से CNH के नाम से चल रही है। होली ओन्ड सब्सिडियरी है CNH ग्लोबल की। CNH एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल ब्रांड है। केस कंस्ट्रक्शन 1842 से है, तो 180 साल की लेगेसी है, और इंडिया में अभी ये 30 साल की लेगेसी हो गई है बैकहो लोडर्स और कॉम्पैक्टर्स के लिए। इंडिया में कई साल पहले हम लोग पोकलेन नाम की मशीनें भी बेचा करते थे, जो एक एक्सकेवेटर्स होते हैं, और पोकलेन केस का एक ब्रांड था जो एक्सकेवेटर्स को भी इंडिया में बेचा करता था। तो इंडिया के साथ रिलेशनशिप काफी पुराना है, 70s से है जब पोकलेन इंडिया में आया करती थी, और उसके बाद 2000 के बाद से जब L&T केस के नाम से ब्रांड जाने लग गई, और 2011 से CNH। तो वी हैव पार्टिसिपेटेड इन द एंटायर ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री फ्रॉम बिगिनिंग टिल टुडे। ग्रेट सर। सर, 1999 में फिएट ने केस की जो पेरेंट कंपनी थी उसको एक्वायर किया। सर, क्या उनकी सोच थी, क्या अभी भी वही चले आ रहे हैं? फिएट ने केस, न्यू हॉलैंड, इस तरीके की कुछ इंडस्ट्रियल ब्रांड्स को अक्वायर किया 90s में, और जब वो एक रेस्पेक्टेबल स्केल बन गई तो सिनर्जीज करने के लिए एक नई सब्सिडियरी, एक नया डिवीजन क्रिएट हुआ था CNH केस न्यू हॉलैंड, जहाँ पे केस और न्यू हॉलैंड को जोड़ा गया था। साथ में फिएट के और इंडस्ट्रियल डिविजन्स थे, जैसे इवेको था जहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स बनते थे,
और FPT इंडस्ट्रियल एक इंजन का ब्रांड था जो फिएट इंजन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होते थे। तो वो सब CNH के रूप में चल रहे थे 99 से। और 2011 में एक कंपनी का डिवीजन बन गया था फिएट इंडस्ट्रियल, जो सिर्फ इंडस्ट्रियल गुड्स को संभाल रहा था, और एक फिएट ऑटोमोटिव था जो सिर्फ पैसेंजर कार्स और लग्जरी कार्स जैसे फरारी मसेराती को हैंडल करता था। 2013 के आसपास CNH को एक अलग एंटिटी मिली और वो फिएट से एक तरीके से अलग हो गई। क्रॉस बोर्ड पार्टिसिपेशन अभी भी है, पेरेंट कंपनी के साथ रिलेशनशिप है, बट दैट इज ओनली लेट्स से इनफॉर्मल, या फिर फॉर्मल आप कहें तो बोर्ड मेंबरशिप के थ्रू। बट उसके अलावा CNH अब फिएट से काफी अलग हो चुकी है और एज अ इंडिपेंडेंट कंपनी लिस्टेड है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, और इज अ प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी विद वेरी लिटिल रिलेशन विद द फिएट नाउ। ओके सर, अगर मैं आपके प्रोडक्ट्स की बात करूं, लाइक कॉम्पैक्टर्स, क्रॉलर, और साथ ही अगर हम देखें तो लोडर्स, सर ये बहुत ही निश सेगमेंट होता है, इसमें बहुत ज्यादा इंडिया में कंपनी नहीं है। इफ यू कैन सी लाइक JCB, इस तरह की कंपनीज इंडियन मार्केट में है। सर ये कितना बड़ा मार्केट है और इसमें केस का कितना बड़ा मार्केट शेयर है सर? इंडिया सब तरीके के इक्विपमेंट अगर आप जोड़ लें तो तकरीबन 1 लाख इक्विपमेंट हर साल बिकते हैं इंडिया में। ओके। उसमें सबसे बड़ा जो सेगमेंट है वो बैकहो लोडर है, जो तकरीबन 40,000, 1 लाख में से 40,000 सिर्फ बैकहो लोडर हैं। बैकहो लोडर में हम लोग सन 90 से हैं, और हम लोग कंसिस्टेंटली एक नंबर 2 प्लेयर हैं बैकहो लोडर में। नंबर 1 प्लेयर काफी आगे है हमसे, लेकिन कभी नंबर 3 नहीं हुए। नंबर 2 कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है लोडर बैकहो में। और उसके बाद जो सबसे सेकंड सबसे बड़ा सेगमेंट है वो एक्सकेवेटर का है, जो तकरीबन 25,000 मशीनों का सेगमेंट है 1 लाख में से। एक्सकेवेटर सेगमेंट में हम लोगों ने रिसेंटली एंटर किया है, अभी 1.5 साल ही हुआ है एंटर किए हुए। और एक्सकेवेटर सेगमेंट में अभी तो हम लोग ग्रोथ फेज पे हैं, क्योंकि बेस कुछ था ही नहीं। तो वो एक 25,000 का मार्केट है जहाँ पे अब हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। उसके अलावा तीसरा एक बड़ा मार्केट है वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर्स का, जिनको आम भाषा में लोग रोड रोलर्स भी कहते हैं। वो तकरीबन 4,500 यूनिट का मार्केट है। उसमें हम लोग सन 90 से कंसिस्टेंटली मार्केट लीडर्स हैं, और अभी भी तकरीबन 25 से 30% मार्केट शेयर हमारा है उस सेगमेंट में। और इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि भारत की जितनी भी सड़कें बनी हैं पिछले 30 साल में, उसका 1/3 सड़कें जो हैं वो हमारी मशीनों से ही बनी है, क्योंकि हमने रोड रोलर्स में हम लोग कंसिस्टेंटली पिछले 30 साल से 1/3% मार्केट शेयर अर्जित करे हुए हैं। फैंटास्टिक सर। और एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, यानी कि मतलब भारत की 1/3 रोड्स केस कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट से बनी है, ये एक बहुत अच्छी बात है। सर, ये जो पूरी जर्नी है, इसमें आपने बहुत तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। तो सर आपका जो प्रोडक्ट्स रेंज है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप रोड कंस्ट्रक्शन पर ज्यादा हैं या दूसरे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे डैम होते हैं और ब्रिजेस और बहुत सारी तरह की चीजें होती हैं, सर उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन एंड रोल है? हम लोग प्राइमरीली रोड कंस्ट्रक्शन में हैं कॉम्पैक्टर्स की वजह से, रोड रोलर्स की वजह से, और उससे रिलेटेड इंडिया में अगर आप देखें तो जो तरक्की या प्रोग्रेस की एक जर्नी रही है वो रोड कंस्ट्रक्शन से किसी ना किसी तरीके से जुड़ी हुई है। कोई एक बीहड़ इलाका होता है जहाँ पे पहले सड़क बनती है, और जब सड़क अच्छी बन जाती है तो वहाँ पे मार्केट डेवलप होता है, मार्केट डेवलप होता है तो रियल एस्टेट डेवलप होता है, सड़क के आसपास की जमीनों के भाव बढ़ जाते हैं, और उसके बाद बिल्डिंग्स बनती हैं। तो हमारी मशीनें शुरुआत रोड कंस्ट्रक्शन से करती हैं। रोड कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले अगर आप देखें तो एक डोजर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको लोग आमतौर पे बुलडोजर भी कहते हैं। तो डोजर पहले सड़क को साफ करती है, जहाँ पे घास होती है, झाड़ियां होती हैं, उनको साफ करता है। उसके बाद एक मोटर ग्रेडर आता है जो सड़क को एक स्लोप देता है, एक मट्टी को फैलाता है वहाँ पे। कोई अगर पेड़ की जड़ अटकी हुई है वहाँ पे, तो उसके लिए एक्सकवेटर आता है जो उन जड़ों को निकालने का काम करता है।
उसके अलावा उसके बाद एक सॉइल कॉम्पैक्टर आता है जो रोड रोलर अगेन जो मिट्टी को दबाने के काम में होता है, तो वो कॉम्पैक्टर चलता है। उसके बाद उस पर असफाल्ट या डांबर डाला जाता है, और उसके बाद डबल ड्रम कॉम्पैक्टर या असफाल्ट कॉम्पैक्टर चलता है। और फिर यही सारी चीजें आसपास के रियल एस्टेट में भी यूज होती हैं जो डेवलपमेंट हो रहा होता है। उनकी इंटरनल रोड्स होती हैं, बेसमेंट कॉम्पैक्शन होता है जब बेसमेंट बन रहा होता है किसी बिल्डिंग का, या फिर जो इंटरनल रोड्स होती हैं, इन सब चीजों में हमारे पास इक्विपमेंट है जो यूज हम लोग कर रहे हैं। तो ना ना कि सिर्फ सड़क, लेकिन सड़क से रिलेटेड जितनी टर्शरी डेवलपमेंट, सेकेंडरी डेवलपमेंट होता है, उन सब में हमारी मशीनें यूज होती हैं। उसके अलावा डैम्स, रेलवेज, एम्बैंकमेंट्स, इनमें भी कॉम्पैक्टर्स या रोड रोलर्स का यूज होता है उनकी दीवारें बनाने के लिए, उनको सख्त करने के लिए, जिससे कभी बारिश हो, कुछ हो तो लोड पड़े तो वो बह ना जाए। तो उसके लिए भी कॉम्पैक्टर्स का उपयोग होता है जो हम लोग बनाते हैं और इंडिया में हम लोग बेचते हैं। इसके अलावा एक माइनिंग सेगमेंट है जो काफी इंडिया में, मैं कहूँ तो अर्थव्यवस्था का काफी एक मजबूत हिस्सा है। और माइनिंग सेगमेंट बढ़ता ही जा रहा है। पहले सिर्फ कोल माइनिंग ट्रेडिशनली हुआ करती थी, उसके बाद कई तरीके की आयरन ओर माइंस, कॉपर माइन, जिरकोनियम माइन, कई तरीके की माइंस अब इंडिया में बढ़ती जा रही हैं, नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं। तो माइंस के लिए भी डोजर, जो बुलडोजर होता है, ग्रेडर, एक्सकवेटर, ये तीनों प्रोडक्ट्स की खासी रिक्वायरमेंट होती है माइंस के बीच में भी। और उसके अलावा जो अगेन जो रोड रोलर्स हैं, खासकर जो सिंगल ड्रम रोड रोलर्स होते हैं जो मिट्टी को दबाने के काम आते हैं, वो जो माइंस में जाने की सड़क होती है उसको कॉम्पैक्ट करने के काम में आते हैं, जिससे जब माइंस से ट्रक्स में माल आता है या खाली ट्रक्स वापस जाते हैं तो उनकी एक निर्धारित स्पीड होती है, वो स्पीड मेंटेन रहे। अगर सड़कें अच्छी क्वालिटी की नहीं होंगी तो वो ट्रक स्लो चलते हैं और उसमें माइन के ओनर जो होता है उसको काफी नुकसान होता है। तो हम लोग माइंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। आप ये समझिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का शायद ही ऐसा कोई सेक्टर होगा जो हमारे इक्विपमेंट से अछूता हो। परफेक्ट सर। सर, ये जो आप इक्विपमेंट बनाते हैं, ये सेल करते हैं या इनको लीज पर भी देते हैं आप? प्रेडोमिनेटली हम लोग इनको सेल ही करते हैं। हमारे कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो रेंटल ऑपरेटर्स हैं, लार्ज रेंटल ऑपरेटर्स हैं, तो उनके थ्रू हम लोग लीजिंग में या फिर रेंटल बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं। बट अगेन दैट इज थ्रू सम लार्ज कस्टमर्स जिनके थ्रू हम लोग इस एरिया में हैं। डायरेक्टली अभी हम लोगों ने लीजिंग शुरू नहीं किया है। हम लोगों ने रेंटल एक पायलट की तरह शुरू किया था 1-2 साल पहले। वो अभी धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। वो एक डिवीजन हम लोगों ने अभी शुरू किया है। उसमें एक काफी बड़ा एलिमेंट होता है आपकी खुद की फाइनेंस कैपेबिलिटी का। तो हम लोगों ने 3 साल पहले तकरीबन CNH कैपिटल नाम की एक NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी स्थापित करी है इंडिया में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। CNH कैपिटल फंडिंग करती है, लोन देती है उन सब कस्टमर्स को जो या तो केस कंस्ट्रक्शन के कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लेते हैं या फिर न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर के ट्रैक्टर्स या फार्म इक्विपमेंट लेते हैं। तो वो कंप्लीटली कैप्टिव NBFC है, वो हमारी ही कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए है। उस NBFC के थ्रू भविष्य में हम लोगों का ऐसा भी प्लान है कि अगर मार्केट इस तरीके से डिमांड करता है तो हम लोग लीजिंग सॉल्यूशंस भी देना डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं। जी। तो सर, आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो आपसे इक्विपमेंट खरीदते हैं, उनके कुछ नाम बताएंगे कि कौन कौन सी बड़ी कंपनीज हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं? अगेन मेरे ख्याल में कंस्ट्रक्शन या माइनिंग में शायद ही ऐसी कोई कंपनी है जिसने हमसे कभी ना कभी कोई ना कोई इक्विपमेंट ना लिया हो, और कई हमसे रेगुलरली जुड़े भी हुए हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन में देखें तो L&T अपने आप में हमारा पहले जॉइंट वेंचर भी रहा है और एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है इंडिया की, उनके पास हमारे इक्विपमेंट हैं। दिलीप बिल्डकॉन के पास हमारे इक्विपमेंट है, अशोका बिल्डकॉन के पास हमारे इक्विपमेंट हैं। उसके अलावा माइनिंग में अगर आप देखें तो महालक्ष्मी माइंस के पास, MIPL के पास हमारे इक्विपमेंट हैं। उसके अलावा त्रिवेणी माइनिंग के पास हमारे इक्विपमेंट है। तो मेरे ख्याल में समय कम पड़ जाएगा अगर मैं सारे नाम सोचने लग जाऊं और आपको बताने लग जाऊं। तो
शायद ही ऐसी कोई कंपनी है जिसके पास हमारा इक्विपमेंट ना हो। परफेक्ट। सर, जो आपका बिजनेस मॉडल है, इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि जो आपका रेवेन्यू टोटल आता है वो कितना है, और उसमें क्या कंट्रीब्यूशन इंडिया के बिजनेस का, या अगर आप कुछ एक्सपोर्ट करते हैं या बाहर कुछ लीजिंग वगैरह जो आप बता रहे थे, उसका कितना पोर्शन है? देखिए, सीएनएच ग्लोबली तकरीबन, सीएनएच में भी एक चीज आपके लिए जानना जरूरी है कि हम लोगों ने जस्ट पिछले साल अपना इंजन और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को स्पिन ऑफ किया है। वो अब एक डिफरेंट लिस्टेड कंपनी है, इवेको ग्रुप के नाम से। तो अभी सीएनएच सिर्फ कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर रह गया है, उन दोनों सेगमेंट में सीमित रह गया है। इनमें सीमित रहने के बावजूद सीएनएच का जो साइज है ग्लोबली वो तकरीबन $22 बिलियन है, जो मेरे ख्याल में 2 लाख करोड़ के आसपास ट्रांसलेट होगा, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या करेंसी एक्सचेंज यूज करते हैं। तो $22 बिलियन में इंडिया का जो शेयर है वो तकरीबन $1 बिलियन है, या तकरीबन 8,000 करोड़ के आसपास इंडिया बिजनेस है। इंडिया बिजनेस में हमारा एग्रीकल्चर बिजनेस जो है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटिवली बड़ा है। तो तकरीबन 2/3 एग्रीकल्चर से आता है, 1/3 कंस्ट्रक्शन से आता है इंडिया में। तो ये एक ओवरऑल रेवेन्यू है, और हमारे ग्लोबल का आप उसी प्रोपोर्शन में 22 में से 1 बिलियन इंडिया से आता है एज अ प्रोपोर्शन। अगर आप ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया, जैसा कि आपने शुरुआत में भी बोला था, इंडिया इज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एग्रीकल्चर में भी। तो हम लोग उस तर्ज से अगर आप देखें तो सीएनएच में इंडिया एक शाइनिंग लाइट की तरह है, और फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है सीएनएच के अंदर। सर, आपके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं वो किन लोकेशंस पर हैं, और कितनी आपकी क्षमता है कि कितना आप हर साल मैन्युफैक्चर करते हैं? ग्लोबली एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन मिला के तकरीबन 40 प्लांट हैं हमारे, जिसमें कंस्ट्रक्शन की अगर आप देखें तो अधिकतर प्लांट्स नॉर्थ अमेरिका में है, यूएसए में है। एक प्लांट ब्राजील में है, 2 प्लांट इटली में है, और 1 प्लांट इंडिया में है। कंस्ट्रक्शन सेगमेंट ओवरऑल तकरीबन 45,000 मशीनें एक साल में बेचता है, बना के बेचता है। कैपेसिटी उससे थोड़ी ज्यादा होगी। और इंडिया में जो हमारा प्लांट है पीथमपुर में, इंदौर के पास, उसकी क्षमता जो है इस साल बढ़ के 9,000 के आसपास हो रही है। और हम लोग ने पिछले साल 6,000 मशीनें वहां से बना के बेची थी, और इस साल उम्मीद है कि हम 8,000 के आसपास पहुंचेंगे। जी। तो सर, इंडियन बिजनेस में कितने मार्जिन्स होते हैं जनरली? इंडिया इन जनरल अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री में एक मार्जिन सेंसिटिव मार्केट है, या प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। लेकिन हम लोग जब इंडिया को देखते हैं तो हम इंडिया को सिर्फ इंडियन मार्केट के तौर पे नहीं देखते हैं। हम लोग भारत सरकार की भी अगर आप मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की बात करें तो उससे भी अगर आप जोड़ के देखें तो इंडिया को हम एज अ मेजर एक्सपोर्ट हब भी यूज करते हैं, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब यूज करते हैं। और इसमें एक बदलाव ये आ रहा है इंडिया में कि कंस्ट्रक्शन सेगमेंट जो है पिछले साल 2021 में BS4 एमिशन नॉर्म्स का हो गया था, और अगले साल ये BS5 एमिशन नॉर्म्स का हो जाएगा। तो BS4 और BS5 एमिशन नॉर्म होने से यूरोप और यूएस के जो मार्केट्स जो ट्रेडिशनली इंडियन प्लेयर्स एक्सेस नहीं कर पाते थे, वो सब मार्केट्स अब उपलब्ध हो गए हैं, क्योंकि अब एमिशन नॉर्म्स हमारी कॉमन है। एंड उसकी वजह से एक्सपोर्ट ग्रोथ बढ़ रही है, जिससे ओवरऑल मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ प्योरली मेड इन इंडिया फॉर इंडिया का मार्जिन देखें तो वो आमतौर पर सिंगल डिजिट्स में ही रहता है। सर, इंडियन कंपनीज जो लिस्टेड हैं आपके ही सेगमेंट से, उनको एक अच्छी वैल्यूएशन इंडियन मार्केट देता है। तो सर, क्या आपकी पेरेंट कंपनी कोई प्लान कर रही है कि अपने इंडियन बिजनेस को भी लिस्ट कराने का? अभी लिस्ट कराने की प्लान नहीं है, और ज्यादा जरूरत भी नहीं है विवेक जी, क्योंकि
ग्लोबली एज अ ग्लोबल पावर हाउस CNH एक काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, काफी फ्री कैश फ्लोज हैं और काफी हेल्दी फाइनेंशियली कंपनी है, जिसमें मार्केट से पैसा उधार लेना अभी जरूरत नहीं है कंपनी की, और हम लोग अपने इंटरनल अप्रूवल से ही मैनेज कर पाते हैं इन सब मार्केट्स में जो अभी ग्रोइंग मार्केट्स हैं। नॉर्थ अमेरिका में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग लिस्टेड हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन नॉर्थ अमेरिका के बाहर हम लोग किसी और स्टॉक एक्सचेंज में अभी लिस्टेड नहीं हैं। जी। तो सर जो आपकी अगर मैं देखूं तो आपने कहा कि फ्री कैश फ्लोज हैं, काफी अच्छे हैं कंपनी के, तो कंपनी अगर कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है तो उसके लिए जो फंड्स हैं वो सफिशिएंट है या कुछ बाहर से आप डेट अरेंज कर रहे हैं? आमतौर पे हम लोग इंटरनल अप्रूवल से ही मैनेज कर लेते हैं, लेकिन केस टू केस बेसिस पे यूजुअली कंपनी का एक फिलॉसफी ये रहता है कि हम लोग इंडिया में, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम जो भी मुनाफा कमाते हैं वो पेरेंट कंपनी हमसे वापस लेता नहीं। यूजुअली हम लोग इंडिया का मुनाफा इंडिया में ही री इन्वेस्ट करते हैं, और कभी अगर इंडिया में कुछ एक मैसिव एक्सपेंशन है तो डेट कभी कभी ली जाती है फ्रॉम आवर बैंकिंग पार्टनर्स, लेकिन आमतौर पर हम लोग इंटरनल अप्रूवल्स के थ्रू ही मैनेज कर लेते हैं। ओके, तो अभी सर कंपनी के क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं? अभी हम लोग दो तरीके से एक्सपैंड कर रहे हैं। एक एक्सपेंशन है जो हम लोग करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट भी ग्रो कर रहा है और इंडिया से एक्सपोर्ट्स भी ग्रो कर रहे हैं। तो एक सेगमेंट वो है एक्सपेंशन का। दूसरा सेगमेंट है कि हम इंडिया में क्या कोई और नई प्रोडक्ट लाइन लेके आ सकते हैं जो अभी तक हम इंडिया में नहीं बना रहे। तो जो नई प्रोडक्ट लाइन लेके आते हैं वो आमतौर पर एक महंगा इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि आप एक नई लाइन सेटअप कर रहे हैं पूरी, अपितु अगर आप सिर्फ कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो न्यू प्रोडक्ट लाइंस में हम लोगों ने रिसेंटली एक्सकवेटर्स लॉन्च करे हैं जो 2 साल पहले लॉन्च किए हैं, और अब एक स्किड स्टीयर लोडर्स, छोटी मशीन्स होती हैं, वो रियल एस्टेट में और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में काफी यूज होती हैं। स्किड स्टीयर लोडर्स का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाले हैं एंड ऑफ दिस ईयर तक, नवंबर दिसंबर के आसपास शुरू होना चाहिए। तो उसमें काफी इन्वेस्टमेंट है, एक्सकवेटर्स में रिसेंटली काफी इन्वेस्टमेंट हुआ था, और बाकी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट है। और इसके अलावा चूंकि BS5 भारत स्टेज 5 एमिशन नॉर्म्स आने वाली हैं अगले साल, तो उसके लिए भी काफी इन्वेस्टमेंट है। ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछले 2-3 साल में तकरीबन $40 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हम लोग इंडिया में कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में ही कर चुके हैं। सर आपकी कंपनी के साथ तो काफी बड़ी जर्नी चल रही है और अभी तक बहुत अच्छी कंपनी की भी जर्नी देखने के लिए मिली। पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में बड़ा कंट्रीब्यूशन कंपनी ने दिया है। सर आगे पेरेंट कंपनी से क्या बातचीत होती है कि इंडिया को लेकर उनके किस तरह से वो सोच रहे हैं? आपने बोला कि हम एक इमर्जिंग प्लेयर हैं, एक लाइट की तरह हैं। सर इंडिया आज ग्लोबली एक बड़ी सुपर हाउस बनता जा रहा है, चाइना को हम रिप्लेस करने की बातें करते हैं। सर क्या बातें होती हैं पेरेंट कंपनी से? पेरेंट कंपनी में एक बड़ी स्वाभाविक सी बात यह है कि अनलकीली पहले और अब लकीली मैं कहूँ, हमारे पास कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में चाइना में कोई प्लांट नहीं है। ओके। तो एशिया पैसिफिक में एकमात्र प्लांट जो है वो इंडिया में है, पीतमपुर में है, इंदौर के पास है। तो एक समय था जब वहां प्लांट ना होने की वजह से वो एक मार्केट हम उस तरीके से कैप्चर नहीं कर पाए जैसा कर सकते थे। लेकिन अब आजकल के माहौल में वो एक राहत भी है कि वहां हम नहीं थे, और उसकी वजह से इंडिया के ऊपर फोकस बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें जो हमारे बाकी के प्लांट्स हैं वो या तो USA में हैं अधिकतर, कुछ इटली में है या कुछ ब्राजील में है। ये सारी ही जगह हाई कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं। तो अगर आप एक कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन देखें तो CNH में कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में इंडिया एकमात्र ऐसी लोकेशन है जहां पे आप कॉम्पिटिटिवली मशीन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो मशीन्स या फिर कंपोनेंट्स उन मशीन्स के लिए जो बाकी के प्लांट्स में प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इंडिया को हम दोनों तरीके से देख रहे हैं, एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर मशीन्स
या फिर एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर कंपोनेंट्स। तो दोनों ही तरीके से कंपनी का इस समय काफी ज्यादा फोकस है। फोकस के तौर पे उदाहरण अगर मैं दूं तो हमारे जो ग्लोबल सीईओ हैं CNH इंडस्ट्रियल ग्रुप के, वो जस्ट 2 महीने पहले इंडिया आके गए और तीनों प्लांट्स इंडिया में जो है वो विजिट करे उन्होंने, एग्रीकल्चर के और कंस्ट्रक्शन के। उसके अलावा जो हमारे सेगमेंट ग्लोबल प्रेसिडेंट हैं, वो पिछले 6 महीने में 2 बार इंडिया आ चुके हैं। तो सीनियर लीडरशिप का जो अटेंशन है, जो विजिट्स है, वो अपने आप में एक सबूत है कि इंडिया उनके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। सर, इंडिया में मोर देन 60% लोग अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, और आपका जो एक बड़ा चंक आता है रेवेन्यू का, उसमें आपने बताया कि फार्म इक्विपमेंट से आता है। सर, मॉनसून कितना रोल प्ले करता है? मॉनसून अभी भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है इंडिया में। हालांकि ओवर द इयर्स बेहतर इरिगेशन होने की वजह से, बेहतर कैनाल सिस्टम होने की वजह से डिपेंडेंस रिलेटिवली कम हुई है, लेकिन जो सोइंग सीजन है या फिर जो हार्वेस्टिंग सीजन है, उसमें अगर कुछ भी डेवलपमेंट होता है बिकॉज ऑफ मॉनसून या कोई साइक्लोन आ जाता है, तो उसकी वजह से इंडस्ट्री डिस्टर्ब होती है। लेकिन ओवरऑल लड़ाई की वजह से यूरोप में या फिर बाकी मैक्रो इकोनॉमिक कारणों की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए भी सारी दुनिया इस समय इंडिया की तरफ ही देख रही है। तो उसकी वजह से अगर आप देखें तो ट्रैक्टर मार्केट भी इंडिया में पिछले साल तकरीबन 1 लाख ट्रैक्टर 10 लाख ट्रैक्टर बिके थे इंडिया में। तो अगर आप सिर्फ प्योरली नंबर्स के टर्म में देखें, वॉल्यूम के टर्म में देखें, तो इंडिया ऑलरेडी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर मार्केट भी बन चुका है और मॉनसून से एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए भी, क्योंकि बैकहो लोडर्स काफी एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन में भी यूज होते हैं। एक फार्मर की जो जमीन होती है उसके आसपास की जो ट्रेंचिंग है, ड्रेनेज है, कई बार पाइप लेइंग एक्टिविटी होती है, या फिर अभी भारत सरकार की जल संचय योजना चल रही है, तो उस मिशन के तहत भी काफी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यूज हो रहा है। उसमें भी मानसून का काफी बड़ा हाथ रहता है, क्योंकि काफी एक्टिविटी मानसून के दौरान कम हो जाती है और मानसून को प्रेडिक्ट करना हमेशा ही मुश्किल है। हालांकि सबको मालूम है कि हर साल जुलाई अगस्त में मानसून आना है, लेकिन वो कब आएगा और कब जाएगा वो प्रिसाइजली प्रेडिक्ट करना एक मुश्किल ही रहता है। तो उस पर एक डिपेंडेंस तो है मानसून के ऊपर पूरी इंडस्ट्री की। सर, जैसा आपने बताया कि आपकी जो पेरेंट कंपनी है वो इंडिया को काफी फोकस कर रही है, तो आप क्या मानते हैं कि अब जो अभी तक आपने इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी में रोल प्ले किया, क्या आप यहाँ से एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर बनेंगे और यहाँ से जो दूसरी आसपास की जो कंट्रीज हैं जो इमर्जिंग हैं, वहां पर कुछ बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट बनाएंगे अपना? बिल्कुल, एग्जैक्टली इसी तर्ज पे हैं हम लोग। ना कि सिर्फ इंडिया, बट जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है उन सबको हम इंडिया के से ही एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके दोहरे फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि हम अपनी कैपेसिटीज को और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये है कि जब हम लोग ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट करते हैं, तो हम उन मशीन्स से कॉम्पीट करते हैं जो यूरोप या नॉर्थ अमेरिका में प्रोड्यूस हो रही हैं, मैन्युफैक्चर हो रही हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों की ऐसी धारणा होती है कि क्वालिटी में वहाँ की मशीनें यहाँ की मशीनों से ज़्यादा अच्छी होती हैं, फिट एंड फिनिश में ज़्यादा अच्छी होती हैं, फीचर्स में ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो चूंकि अब हम लोग ग्लोबल मार्केट्स में, एक्सपोर्ट मार्केट्स में कॉम्पीट कर रहे हैं, उसका एक फायदा ये भी है कि हम इंडियन मार्केट्स में और बेहतर क्वालिटी और बेहतर फीचर्स और बेहतर सुविधाएं दे पा रहे हैं, जो पहले उतना आसान नहीं था, क्योंकि हमको ना उतनी नॉलेज थी, ना उतना एक्सपोजर था। लेकिन अब चूंकि हम लोग एक ही लाइन पे मशीनें बना रहे हैं, कोई ऐसी एक्सपोर्ट की अलग लाइन नहीं है या डोमेस्टिक की अलग लाइन नहीं है पीतमपुर में, एक ही लाइन पे सब तरीके की मशीन्स बनती हैं जो इंडिया में भी बिकती हैं और एक्सपोर्ट भी होती हैं। तो उसका मिला जुला फायदा इंडिया को भी मिलता है। सो सर, टेक्निकल नो हाउ जो प्रोवाइड होता है वो पेरेंट कंपनी करती है या आप R&D पर अपना खुद स्पेंड करते हैं? इसमें 3 चीजें मैं आपको बताता हूँ। एक, हमारा R&D बेस है पीतमपुर में, जिससे ओके। हम लोग आम रोजमर्रा की R&D की जरूरतों को हम इंडिया में ही सॉल्व कर लेते हैं।
जब कोई नई मशीन लॉन्च करते हैं, जैसे एक्सकवेटर्स का मैंने आपको बताया, या स्किड स्टीयर लोडर, या फिर एमिशन नॉर्म्स अगर चेंज हो रही हैं BS4 टू BS5, उसमें हम लोग पेरेंट कंपनी का सहयोग लेते हैं, R&D सपोर्ट का। इसके अलावा ग्लोबली जो तीसरी चीज है, हम लोग इंडिया में अपना एक R&D हब भी बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि इंडिया में कॉम्पिटेंट मैन पावर की कोई कमी नहीं है, जो इंग्लिश स्पीकिंग भी हैं, जिससे एक आसानी है कि वो ग्लोबल लोकेशंस में ढंग से कंट्रीब्यूट कर पाएं, उनकी भाषा में उनसे बात कर पाएं। और उसके लिए हमने गुड़गांव में 1.5 साल पहले एक इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर एस्टैब्लिश किया है, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट 700 से 750 लोग हायर कर चुके हैं, इंजीनियर्स जो IITs NITs से रिक्रूट हो रहे हैं। और ये इंजीनियर्स हमारी ग्लोबल R&D जरूरतों को तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इंडिया की जो भी R&D जरूरतें हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन की हो चाहे एग्रीकल्चर की हो, उसमें भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक, मैं कहूँगा, तीसरा नमूना भी है कि CNH के लिए इंडिया कितना क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से हम इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट और बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। तो सर, मुझे उम्मीद है कि इंडिया में जिस तरह से आपने ग्रोथ में पार्टिसिपेट किया है केस कंस्ट्रक्शन ने, और उसके आगे भी अब जिस तरह से आपकी जो नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट की तरफ से और R&D की तरफ से आप लगाकर चल रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी सर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। थैंक यू विवेक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ केस कंस्ट्रक्शन के MD, जिन्होंने की अपनी कंपनी के प्लान्स हमारे साथ शेयर किए, कंपनी की पूरी जर्नी बताई, और कंपनी के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज बताया कि इंडिया में जितनी भी सड़कें बनी हैं उसमें 1/3 जो इक्विपमेंट यूज हुए हैं वो केस कंस्ट्रक्शन नहीं थी हैं। तो यहाँ पर कंपनी की एक अच्छी खासी ग्रोथ जर्नी है, और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश कर रही है अपने आप को, और एक्सपोर्ट हाउस के तौर पर इमर्ज होना चाहती है। और कंपनी R&D पर भी काफी अच्छा खर्च कर रही है। गुड़गांव में भी कंपनी ने एक बड़ा R&D सेंटर खोला है, जहां पर 700 से ज्यादा लोगों को हायर किया है। तो कंपनी एक नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ के लिए पूरी तरह से तैयार है, और उम्मीद करते हैं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी के लिए, इंडिया की भी और साथ ही इमर्जिंग मार्केट की भी। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं पर समाप्त कर दें।